अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के वीडियो में ईरान का इतिहास देखेंगे, ईरान में इस्लाम कैसे पहुंचा है। चलिए आज देखते हैं वही वीडियो। चलिए वीडियो ईरान का में इस्लाम का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान 6ठी सदी ईस्वी में ईरान में उस वक्त दाखिल हुए जब ईरान पर सासानियों की हुकूमत थी और इसकी सत्ता पर सासानी बादशाह खुसरो परवेज बैठा हुआ था। ये वही खुसरो परवेज था जिसे उस दौर के लोग किसरा के नाम से पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ईरानी बादशाह को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी थी वो यही खुसरो परवेज था। खुसरो परवेज के दौर का ईरान आज के ईरान से बहुत बड़ा था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जिसकी सरहदें तुर्की, ओमान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया से लेकर एशिया और भारत तक फैली हुई थी। ये सल्तनत आधी दुनिया पर राज करती थी और जब उसके बादशाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उसने गुरूर और तकब्बुर में उनके भेजे खत को फाड़ दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने खुसरो परवेज के नाम से पहले मोहम्मद का नाम लिख दिया। खुसरो परवेज की इस गुस्ताखी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की कि खुसरो की सल्तनत कुछ ही दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और फिर नबी के फरमान के 15 साल बाद ही हजरत उमर ने इस सल्तनत के 2 टुकड़े कर दिए और ये सल्तनत हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। इस्लाम के आने से पहले ईरान में पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म ही वहाँ का सरकारी मजहब था। लेकिन खुसरो परवेज की एक गलती ने ईरान का पूरा जुग्राफिया बदल दिया। ईरान मजूसियों का देश था और यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी जरतुश्त धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले एक मजूसी थे। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी में तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उसका नाम खालिद बिन वलीद था। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुसलमानों ने पहली बार 633 ईस्वी में ईरानियों का मुकाबला किया और मेसोपोटामिया शहर को फतेह कर लिया। जिस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमुज बैठा हुआ था। कहा जाता है कि हरमुज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म व तशद्दुद करता और उनके माल को लूट लिया करता। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इनके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमुज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो कमांडर था जिसने अपनी जिंदगी में 125 से अधिक जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे और दूसरी तरफ हरमुज की लाखों की फौज और जंग का मैदान था ईरान का काजिमा शहर। यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंग सलासिल का। ये मानवा इतिहास की ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। सासानी बादशाह हरमुज ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया कि अगर दम है तो अकेले मुकाबला कर। खालिद बिन वलीद ने अपने पहले ही वार में हरमुज का सर धड़ से अलग कर दिया। इस मंजर को देखकर ईरानी फौज में दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भाग गए। इस जंग ने फारस के लोगों में मुसलमानों की ऐसी दहशत बिठाई कि सालों तक कोई उनका मुकाबला करने को तैयार न हुआ। मुसलमानों ने इस पहली जंग में ही पर्शियन एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए और फिर जब 636 ईस्वी में हजरत उमर ने साद बिन वक्कास को विजय रथ देकर फारस की तरफ रवाना किया तो सासानी सल्तनत का हमेशा के लिए अंत हो गया। साद बिन वक्कास ने सासानी बादशाह यजगर्द सोम को ऐसी शिकस्त दी कि फारस में उसका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहा। जिस फारसी सल्तनत को बैजेंटाइन एम्पायर भी खत्म नहीं कर पाया, मुसलमानों ने उसे चंद दिनों में ही मिट्टी में मिला दिया। मुसलमानों के 30,000 के लश्कर ने यजगर्द को जंगे कदसिया में न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनके कमांडर रुस्तम को भी मौत के घाट उतार दिया।
रुस्तम के मरते ही यजगर्द के लश्कर में अफरा तफरी फैल गई और ईरान में इस्लामी निजाम के नाफिज होने का ऐलान हो गया। मुसलमानों ने बड़ी आसानी से फारस की राजधानी क्रिस्फॉन को अपने कब्जे में ले लिया और फिर एक के बाद एक शहर फतह करते चले गए। हमले से पहले साद बिन वक्कास ने यजगर्द को दावत दी थी कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मुसलमान अपनी फौज के साथ वापस लौट जाएंगे, लेकिन उसने जंग को चुना और फिर इसी जंग ने ईरान से 400 साल पुरानी सल्तनत का खात्मा कर दिया। इस जंग की फतह के बाद ईरान अब पहला गैर अरब देश था जहां पर इस्लाम सबसे पहले दाखिल हुआ। ईरान में इस्लाम को पहुंचाने में हजरत उमर का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न सिर्फ ईरान में इस्लामी हुकूमत कायम की बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए वहां पर सैकड़ों मस्जिद और मदरसे कायम किए। ईरान के मजूसी अपनी सल्तनत के खत्म होने का जिम्मेदार हजरत उमर को ही मानते थे, क्योंकि हजरत उमर ने ही साद बिन वक्कास को ईरान फतेह करने के लिए फारस भेजा था। ईरान के आग पूजने वाले इन मजूसियों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी इस शिकस्त का बदला लेने के लिए हजरत उमर को भी शहीद कर दिया। हजरत उमर को शहीद करने वाला अबू लुलू एक फारसी ईरानी आतिश परस्त था। सन 650 के आते आते मुसलमानों ने पूरे फारस को फतेह कर लिया और पूरा ईरान इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। ईरान के आखिरी बादशाह यजगर्द सोम की बेटी सहरबानो ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह से निकाह कर लिया और इस तरह ईरान के शाही खानदान में भी इस्लामी खून बहने लगा। मुसलमानों ने 651 में इस्फहान, अजरबैजान, सकस्तान, आर्मेनिया और खुरासान के पूरे इलाके फतह कर लिए। 8वीं सदी ईस्वी में जब अब्बासी खिलाफत की स्थापना हुई तो उसने ईरान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसी तरक्की की कि यूरोप के लोग शिक्षा हासिल करने के लिए ईरान आने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक 8वीं सदी तक ईरान की 25% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और ईरान में बैठकर दुनिया के विकास की गाथाएं लिखी जा रही थी। 11वीं सदी के आते आते ईरान की 100% आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और यही वजह है कि कुरान का सबसे पहला तर्जुमा फारसी भाषा में ईरान के लोगों के लिए ही किया गया था। ईरान के बगैर इस्लाम का वो तस्वुर सामने नहीं आ सकता था जो आज पूरी दुनिया देख रही है। इसी ईरान में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम गजाली और इमाम अबू हनीफा जैसे उन आलिमों ने जन्म लिया जिन्होंने मुसलमानों के सोचने, समझने और देखने का नजरिया बदल दिया। आज पूरी दुनिया में इनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। ईरान में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे आलिम पैदा हुए जो आज पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का जरिया बने हुए हैं। इस्लाम ने ईरान में ऐसी जड़ें जमाई कि वो सदियों तक मुसलमानों के इल्म फन का मरकज बना रहा। इसी ईरान में मौलाना रूमी और बायजीद बस्तामी जैसे शायर पैदा हुए। इस सरजमी पर जाबिर बिन हैयान, अल फाराबी, अल ख्वारिज़मी और अल बैरूनी जैसे साइंसदानों ने जन्म लिया जिनकी लिखी किताबें आज ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जीलानी और इमाम गजाली इसी ईरान के रहने वाले थे। जब पूरा यूरोप और पश्चिम अंधेरे में डूबा हुआ था तब ईरान के मुसलमान आविष्कार पर आविष्कार किए जा रहे थे और यही मुसलमानों का वो सुनहरा दौर था जिसे आज गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में विज्ञान पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी और अरबी भाषा में लिखी गईं। ईरान सैकड़ों सालों तक विभिन्न मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस पर सामानियों, सल्जूकियों, सफियों और गजनवी एम्पायर ने सालों तक हुकूमत की। बादशाहत और शहंशाहत का ये सिलसिला 1979 तक चलता रहा जब तक इमाम खुमैनी ने ईरान से पहलवी साम्राज्य का खात्मा नहीं कर दिया। ईरान में आज 50,000 से अधिक मस्जिदें मौजूद हैं और यहाँ पर 9 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। ये वो देश है जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की उम्मीद बना हुआ है। ईरान ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वो सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं जो उसकी ताकत को बताने के लिए काफ़ी हैं। ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। विरोधियों ने ईरान को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की लेकिन वो आज भी सीना ताने दुनिया के सामने खड़ा है।
न जाने कितने मंगोल आए, न जाने कितने बादशाह गुजरे, लेकिन ईरान को खत्म नहीं कर पाए। आज भी बातिल ताकतें ईरान के वजूद को मिटाने की कोशिशों में हैं, लेकिन ईरान लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ईरान जिस ताकत के साथ फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखने के काबिल है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, तो कैसा लगा आपको ईरान का इतिहास जान के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी फॉलो कर लीजिएगा, वो भी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए खुदा हाफिज।